आप जानते हैं राम मंदिर दान घोटाले पर जो ताजा अपडेट सबसे मैं तो बोलूंगा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी जी अयोध्या के दौरे पर गए थे। हालांकि राम मंदिर घोटाले मामले में अब तक न तो राज्य सरकार और न ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाबदेही तय की गई है। राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट में कई गंभीर सवाल और विसंगतियां सामने आई हैं, लेकिन उन निष्कर्ष पर अब तक न तो कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है और न ही कोई आधिकारिक सफाई पेश की गई है। 3 बड़े सवाल जो हम लोगों के मन में, आपके मन में और देशवासियों के मन में है कि जब ट्रस्ट का गठन खुद प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन लेगा। दूसरा सवाल कि अगर सब कुछ ठीक था तो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे फिर क्यों लिए गए। और तीसरा, अगर कुछ गलत नहीं हुआ है, जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो कांग्रेस पार्टी का डिमांड है कि स्वतंत्र जांच से डर फिर किस बात का सरकार को लगता है। ये 3 गंभीर सवाल हैं और देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे प्रकरण पर अभी तक मौन क्यों हैं। क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद देव गिरी, गोपाल राव और ट्रस्ट के अन्य शीर्ष पदाधिकारी इस पूरे प्रकरण में जवाबदेही से बच सकते हैं। जब पूरा ट्रस्ट कटघरे में है तो केवल छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई क्यों। क्या केंद्र सरकार सच्चाई सामने आने से डर रही है। अगर सब कुछ पारदर्शी था तो फिर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा क्यों लिया गया। गिरफ्तारियां शीर्ष स्तर पर अभी तक क्यों नहीं हो रही हैं। फिर जो हम लोगों की कांग्रेस पार्टी है उसका जो प्रमुख मांग है कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आकर देश के सामने जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि ट्रस्ट के गठन, शीर्ष नियुक्तियों और प्रशासनिक निगरानी में उनकी सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय की क्या भूमिका रही है, इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और इतने गंभीर आरोपों के बाद वे अब तक मौन क्यों हैं। तत्काल गिरफ्तारी, जो दूसरा हम लोगों का कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और इस पूरे घोटाले में शामिल सभी प्रभावशाली व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक स्वतंत्र जांच हो। कांग्रेस पार्टी का ये शुरू से डिमांड है। पूरे प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी तब तक नहीं आएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाना चाहिए। वर्तमान ट्रस्ट को भंग करके उसमें धर्माचार्यों, प्रतिष्ठित नागरिकों, प्रशासनिक विशेषज्ञों और स्वतंत्र सदस्यों के साथ एक नई पारदर्शी और जवाबदेह ट्रस्ट गठित किया जाना चाहिए। 5वां, चढ़ावे और चंदे का पूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। राम मंदिर के लिए प्राप्त समस्त चंदे, चढ़ावे, भूमि खरीद, आयोजनों और व्ययों का स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाना चाहिए। भगवान राम किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है और वे करोड़ों भारतीयों की आस्था हैं। भगवान राम के नाम पर जुटाए गए धन की कथित लूट और उस पर पर्दा डालने की हर कोशिश देश की धार्मिक चेतना का अपमान है। हम लोग पहले से भी, और मैं तो हाउस में भी एक बार भाषण किया कि हम लोग भगवान राम के पुजारी हैं और ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के व्यापारी हैं। तो उस समय तो भाषण में मैं कहा था
लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई कि किस तरह से चंदे का भी व्यापार ये लोग कर रहे हैं। पूरा देश सदमे में है इसको लेकर कि कहीं भी कभी किसी के आस्था के साथ मजाक हो, ये देश का जनमानस स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये निश्चय किया है कि देश भर में सभी प्रमुख शहरों में, न केवल स्टेट कैपिटल में बल्कि हर जगह जाके इस स्थिति से लोगों को अवगत कराएंगे और जब तक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नीचे स्वतंत्र जांच नहीं हो तब तक कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से न केवल भिन्न भिन्न शहरों में बल्कि आने वाला जो सत्र है 20 तारीख से जो आहूत की हुआ है उसमें भी हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। और ये हमारा एक कल्चर है और हम इससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो आप सब एग्री करेंगे, छोटी मात्रा में बड़ी मात्रा में। तो आज हम जो मुद्दे पे बात में करने आए हैं वो राम मंदिर का मुद्दा है। हम कहीं भी जाए, 15-20 साल पहले की मैं बात करूं या 30-35 साल पहले की बात करूं तो राम राम से जय राम, जय श्री राम, तो ऐसी बात करके हम किसी को मिलते हैं, गले मिलते हैं, तो ये हमारे आस्था में है, हमारे ज़हन में। जब ये राम मंदिर की बात आई, मैं 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो भाजपा ने, आरएसएस ने, उनके संगठनों ने, सब ने भगवान राम जी का मंदिर बनाना है, राम मंदिर, उस बात पे उन्होंने सारे फंडों, सारे पैसे इकट्ठे किए और 25-30 साल से करते आए और मंदिर भी बन गया, पर सत्ता में भी आ गए। तो हमारी जो आस्था है उसको अगर कहीं भी ठेस पहुंचती है, कुछ भी होता है, तो हम जवाब तो मांगते हैं। राम मंदिर का निर्माण जब हुआ वो सीधे प्राइम मिनिस्टर की देखी, आज भी पीएमओ उसकी जवाब दी। जब हमारे सामने इतना बड़ा घोटाला आता है कि चढ़ावे का घोटाला राम मंदिर में हुआ, तो ये सुन के मुझे लगता है हर एक भारत के नागरिक को थोड़ी तो वो हिल जाते हैं कि हमारे आस्था के विषय में हम जब बात करते हैं और वहाँ चंदा जो देते हैं और चढ़ावा जो देते हैं, वो चढ़ावे की अगर चोरी होती है तो जिम्मेदार कौन है उसका, तो हमें मुझे लगता है कि जवाब मांगना चाहिए। इतनी सारी बड़ी 200 करोड़ की जो बात हो रही है, कोने कोने से राम मंदिर अयोध्या जाते हैं, हम घर पे बैठ के भी कोई भी कोने में है देश के हम बात करते हैं राम मंदिर की, तो हम नतमस्तक हो जाते हैं। और हम जब चढ़ावा कहीं से मजदूर ने, गरीब ने, पैसे वाले ने, बिजनेसमैन ने, स्टूडेंट ने पैसा इकट्ठा करके अगर चढ़ावा दिया है और अगर वो चढ़ावे की चोरी होती है, तो मुझे लगता है पहले तो स्वयंभू प्राइम मिनिस्टर को आके बताना चाहिए कि ये कैसे हो गया मेरी निगरानी के नीचे। मेरे देखरेख में ये मंदिर हुआ था, राम मंदिर बनाया था अयोध्या में, और ये इतना बड़ा घोटाला हो गया है, तो आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर चुप क्यों है उसके बारे में हम बार बार पूछते हैं, पर वो जवाब नहीं देते हैं। उनको तो देश में रहने का भी अभी समय नहीं लगा है, वो तो बाहर चले गए, वो प्रदेश में घूमते हैं। पर हमारी आस्था के साथ जो जुड़ी हुई बात है, उनका जवाब देने का वो मुझे लगता है उचित नहीं समझते हैं, या तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। अचानक से ये बात जब आया तो जो ट्रस्ट था राम मंदिर का, वो ट्रस्ट के जो ट्रस्टी थे चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी, उन्होंने तो इमीडिएटली उनका इस्तीफा दे दिया, स्वीकार भी हो गया। इस्तीफे देने से जवाब तो नहीं मिलता है, नया ट्रस्ट बनाना है, ये ट्रस्ट को भंग कर दो, ये हमारी मांग है, और उसका कोई जवाब नहीं है। Nobody is answering, कोई जवाब नहीं दे रहा है कि ये क्या हो गया। ये रोज का 8-10 लाख रुपया निकालो
और वो भगवान के मंदिर से जो निकल जाते हैं वो पैसे लोग आस्था के लिए वो जाके चढ़ावा देते हैं, तो उस पैसे का भी अगर आप घोटाला करते हो तो क्या ये सरकार की जवाबदेही नहीं है? उस सरकार को अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिक की आस्था से खेलने का कोई राइट नहीं है, कोई वो अधिकार नहीं बनता है, पर जवाब देने का तो अधिकार है। आप सत्ता में हो, आपका डायरेक्ट निगरानी है। आपने तो जो मंदिर में पैसे खर्च किए बनाने के लिए, जब आपने 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की तो 113 करोड़ रुपए लगाए। 25 नवंबर 2025 को ध्वजारोहण किया तो 10.12 करोड़ लगाए। तो ये पैसे का आंकड़ा बाहर आता है, पर ये चंदा का चढ़ावा जो हुआ वो चंदा चोरी हो गया, और चढ़ावे के पैसे कहाँ गए, तो वो तो बहुत सिंपल है आपके लिए, पर आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो मुझे If you look at Rama himself, let me be very clear that Rama does not belong to BJP alone. Rama is the moral conscience of the majority of practicing Hindus in India. Who is Rama? If you look at Lord Rama's life, he was a leader who took accountability at every step. When his father sent him for exile for 14 years, he took accountability. When the question was whether there are people who are questioning his wife for the Rama Rajya, one can have their views, agree or disagree, but he took up responsibility and showed accountability. A true leader is accountable. And what does accountability mean? Accountability simply means that if you are a true leader, you have to be answerable to the people. My question today is, do we think that this government, the BJP government, under the leadership of Mr. Modi and Mr. Yogi, have any sense of accountability left in them? Now, the BJP wants us to believe this is one theft. Why is Congress politicizing the issue? The second thing BJP people are telling us is that Congress does not believe in Lord Rama. Rama is ours. Why is Congress now talking about this issue? Let me answer both of these questions. First of all, what Congress has always believed in is the constitution and the secular politics. We believe that in India, everybody has a right to practice their own religion, and that religion is an individual affair. The great legacy of the Congress leader in India have shown that religion in India is an individual affair. It's an individual matter. It is not to be used for politics and power and kursi. But BJP and RSS for the last 4 decades have taken out Rath Yatras in every gully mohalla of India. The BJP and the RSS have not taken out any Rath Yatra for removing the unemployment in this country. The BJP and the RSS have not taken out any Rath Yatra to improve the education in this country. But they have gone door to door saying, give us the donation. We want to have a big Lord Rama temple. Now, Lord Rama temple was inaugurated by Mr. Modi. The trust has about 2.77 acres, which was given to it by way of a Supreme Court judgment in 2019. And then there were several acres of land that were acquired for this mandir. As per government reports, during this entire Ram Mandir theft, we are not talking about some lakhs or some currency notes. We are talking about a theft of 113 crores. Now please understand the chronology. First, for 4 decades, RSS BJP goes to every gully mohalla, says give us 1 rupee, give us 5 rupees, give us 10 rupees. Then the matter goes to the Supreme Court. Supreme Court says Ram Mandir land should be given. Then the temple and the trust
is announced on the floor of the Lok Sabha by the Prime Minister. On the same day, Amit Shah, the Home Minister, does a press conference and says what will be the governance structure of this trust. This trust is called Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust. Now, you will be surprised to know that this is not a public trust. It is a private trust. Why does this matter legally? Because crores of money, RSS BJP doing decades of politics, and still you and I cannot file an RTI to understand what is happening with the offerings money that is coming to the trust. If it is a private trust which is for religious people, why is government appointing the majority of the 15 people in the trust? Why should the Prime Minister be announcing the trust in Lok Sabha? And why should the Home Minister be telling us what is the governance structure of this trust? Is it a public trust? So the point I am making is we need to understand, and the people of India understand the politics that BJP is doing in the name of Lord Rama and the Ayodhya temple. बस जिस पार्टी ने राम के नाम पे वोट मांगा था, जिस पार्टी ने बोला था 100 करोड़ हिंदूज को कि we will fight for your dignity, for your rights, for your religious belief, क्योंकि हिंदूज खतरे में है, ये बोल के 2014 में that party came into power, that party in a very disgraceful, disgusting way has failed to protect the rights and the cash offerings and the donations that were made to the Ram Mandir and to the Ayodhya temple. Now Lord Ram, he is not a political tool, he is not a political figure, he does not belong to any political party, he does not belong to BJP, he does not belong to Congress, he does not belong to BJP or to Trinamool Congress. He represents the faith and dignity of millions of Indians. He is a virtue of righteousness. He represents our ethical conscience of millions of Indians living in this country, of the 100 crore Hindus living in this country, and of every Hindu living not only in India but globally across all nations. जब उसी लॉर्ड राम के नाम पे लिया हुआ चंदा चोरी होता है, तब हम सिर्फ एक ही बात बोल सकते हैं कि बीजेपी का काम है ये राम के धाम, और बीजेपी ने किया चोरी सरेआम. Then as a principal opposition party, we cannot stay quiet. We have to go out and reach out to people, and that is what we are doing through our friends in the media now. Now we have some very basic queries. First of all, this trust, it was formed by the PMO only, the Prime Minister's office. All the people there were hired, were appointed by the PMO. The organizational structure, the roles and responsibilities were defined by the PMO. Then how come when such a scandal has broken out, the Prime Minister has gone completely quiet and Modi ji ne ek shabd bhi nahi bola? PM Modi has not said a single word. How can the PMO or the double engine ka sarkar escape accountability and escape responsibility here when the entire trust was formed by the PMO? Our second query, they are saying it's only the doing of some lower ranking employees and lower ranking officials. But had that been the case, had the process been followed, had the due diligence been there, then why is it that the General Secretary Champat Rai and the trustee Anil Mishra had to resign and their resignations were accepted? If everything was going as per the process, why were their resignations accepted? Number 3, we had the trust treasurer, Govind Devgiri, who had come out and acknowledged that there had been financial irregularities. We had the Gopal Rao's case, who was a special invitee to this trust.
His removal is still not confirmed because there are contradictory media reports. Some reports suggesting that he has been removed from the trust and some reports suggesting that he's still continuing. We had Krishna Mohan Ji from RSS, who has now been appointed as the General Secretary of this trust. And even his appointment is controversial because there are media reports suggesting that he was trying to suppress the facts, he was trying to do a cover-up so that this scandal does not come out in the public domain. Under this circumstance, this data, these facts are deeply disturbing. So our demands are, we want a Supreme Court monitored judicial probe. Because अब तक जो सामने आया है, it could be just the tip of the iceberg. Till now we know that despite having CCTVs, despite having security processes, despite having checks and balances, we still had a huge amount of cash offerings, donations, silver and gold jewelry are missing. We have multiple allegations of fake receipts being given. Fake receipts being given and multiple false expenses being accounted for. We had events like we know that 113 crores were allegedly spent only for the Pran Pratishtha event. More than 10 crores was spent last year on the flag hoisting ceremony. There are multiple such events where huge amounts of money had been spent. So what we are demanding here is, first and foremost, there should be a Supreme Court monitored judicial inquiry so that we know what is the extent of damage. We probably only know very few things right now. Secondly, such a massive financial scam, such a massive loot could not have happened by only a few low-ranking officers. It could not have happened without the protection of highly influential people in the government and outside the government. So we want FIRs to be registered against them, not just resignations. We want accountability. We want immediate arrest of those highly ranking, highly influential people who gave protection to these people who carried out the loot. Number 3, we want forensic audit. For all the land transaction, for all the cash offerings, for all the expenses in the events, let there be a forensic audit and let the findings come out in public domain. So that as the principal opposition political party in India, and even as a journalist or a normal citizen, ordinary citizen, you have access to those findings and you can ask relevant questions to the government.